बॉलीवुड, ये नाम सुनते ही ज़हन में ग्लैमर, बड़े-बड़े सितारे, शानदार संगीत, मतलब एक ऐसी दुनिया की तस्वीरें आती हैं जो जो हकीकत से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम्म। लेकिन क्या हो अगर ये चमक-दमक, ये जो भव्यता है, ये सिर्फ़ एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया भ्रम हो। बिल्कुल। आज हम जिस लेख पे चर्चा कर रहे हैं, वो इसी चमक के पीछे छिपे एक एक गहरे संकट की बात करता है। हमारे पास आरएमएन स्टार्स का एक लेख है, जिसका टाइटल है द इल्यूजन ऑफ स्टारडम, इनसाइड बॉलीवुड्स ड्यूअल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड प्रोपेगेंडा। और ये टाइटल अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। ये सिर्फ एक संकट की बात नहीं कर रहा, बल्कि दोहरे संकट की, ड्यूअल क्राइसिस। हाँ। पहला है क्रेडिबिलिटी का संकट, मतलब विश्वसनीयता का, जहां सच और झूठ का फर्क ही मिटता जा रहा है। सही। और दूसरा, एक ऐसा संकट जहां मुनाफे के लिए कला का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के बजाय शायद तोड़ने के लिए किया जा रहा है। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस भ्रम के पर्दे को हटाते हैं। लेख की शुरुआत एक ऐसे दावे से होती है जिससे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। हम्म। ये कहता है कि आज बॉलीवुड में 70 से 80% फिल्म रिव्यूज हम्म। पैसे देकर लिखवाए जाते हैं। हाँ, 70 से 80%। एक मिनट, 70 से 80%? मतलब अगर मैं 10 रिव्यू पढ़ रहा हूं तो उनमें से 7 या 8 झूठे हो सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन लेख के मुताबिक इंडस्ट्री के अंदर ये एक एक ओपन सीक्रेट जैसा है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई छुपा हुआ काम नहीं है। पीआर फर्में और मार्केटिंग एजेंसियां बाकायदा रेट कार्ड ऑफर करती हैं। रेट कार्ड? हाँ, मतलब फिल्म बनाने वाले 5 मिलियन से लेकर 50 मिलियन रुपए तक के पैकेज खरीद सकते हैं। और इस पैकेज में क्या मिलता है? गारंटीड पॉजिटिव आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पर आपके हक में कमेंट्स की बाढ़, अरे वाह। यहां तक कि आपकी फिल्म को ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कराने का वादा भी। ये वो असली हो या ना हो। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या दर्शक इतने भोले हैं कि उन्हें बनावटी ट्रेंड्स और असली बज़ में फर्क नजर नहीं आता? यही तो सवाल है। वो जो एक एहसास होता है ना कि किसी फिल्म का शोर तो बहुत है पर उसमें कोई दम नहीं लग रहा, तो ले कहता है कि वो हमारा वहम नहीं, वो एक सोचा समझा कैंपेन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रिव्यूज तक ही सीमित नहीं है। लेख बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ों में हेरफेर की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट था। कई बार बॉलीवुड कंपनियों द्वारा बताए गए कमाई के आंकड़ों और आईएमडीबी जैसे जो स्वतंत्र क्राउड सोर्स्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके डेटा में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये किया क्यों जाता है? ये दर्शकों में एक तरह का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करने की रणनीति है। जब कोई सुनता है कि फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ कमा लिए, तो उसे लगता है कि जरूर कुछ खास होगा, मुझे भी देखनी चाहिए। तो ये एक ऐसा चक्र है जहां पैसे से तारीफ खरीदी जाती है, उस तारीफ से दर्शक आते हैं और फिर बड़े चढ़े आंकड़े पेश करके और दर्शकों को खींचा जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? क्या बॉलीवुड हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, इस चलन की जड़ें काफी गहरी हैं। लेख के अनुसार इसकी शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में मीडियानेट नामक एक प्रोग्राम से हुई थी। मीडियानेट? हाँ, ये एक बड़ी मीडिया कंपनी का इनिशिएटिव था, जिसने कंपनियों को अखबारों में संपादकीय जैसी दिखने वाली जगह खरीदने की इजाजत दी। मतलब जो चीज खबर की तरह दिखती थी वो असल में एक विज्ञापन होती थी। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये चलन पूरी मीडिया इंडस्ट्री में फैल गया। आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर नेगेटिविटी को मैनेज करते हैं। नेगेटिविटी को मैनेज करना, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पत्रकारिता का काम तो सच दिखाना है, उसे मैनेज करना नहीं। मतलब पत्रकारिता और प्रचार के बीच की रेखा ही मिटा दी गई है। वही तो। एक तरफ तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन लेख के मुताबिक ये सिर्फ पैसे का ही खेल नहीं है ना? एक और ज्यादा चिंताजनक तरीका अपनाया जा रहा है मुनाफा कमाने का। हाँ, और ये संकट का दूसरा और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू है। लेख कहता है कि जब आप अच्छी कहानी नहीं बना पाते, तो आपके पास दो शॉर्टकट होते हैं। ओके। पहला, अपनी तारीफ खरीद लो, जिसकी बात हमने अभी की। हाँ। दूसरा, किसी बने बनाए विवाद या सामाजिक तनाव का फायदा उठा लो। लेख में धुरंधर जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। आरोप यह है कि ऐसी फिल्में पाकिस्तान विरोधी और मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भुनाती हैं, ताकि एक खास दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। लेकिन क्या इसे शॉर्टकट कहना सही है? कुछ लोग मतलब तर्क दे सकते हैं कि फिल्म मेकर्स बस वही बना रहे हैं जो दर्शक देखना चाहते थे। क्या ये सिर्फ बाजार की मांग को पूरा करना नहीं है, जैसा कि लेख बताता है? ये एक बहुत अहम सवाल है।
और लेख इस तर्क को सामने रखता है, लेकिन उसमें एक बारीक फर्क भी बताता है। क्या? बाजार की मांग को पूरा करना एक बात है, लेकिन मुनाफे के लिए जानबूझकर समाज में मौजूद विभाजन को और गहरा करना, उसे और भड़काना, ये दूसरी बात है। सही। ये रणनीति रचनात्मकता पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा राजनीतिक नफरत के माहौल का फायदा उठाकर दर्शकों की गारंटी देती है। मतलब एक रेडीमेड ऑडियंस मिल जाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फिल्म बनाने वाले को पता होता है कि एक खास विचारधारा के लोग उनकी फिल्म देखने जरूर आएंगे, चाहे कहानी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। तो ये कला के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से मुनाफे के लिए किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या लेख ये कह रहा है कि ये दोनों संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मतलब अगर आप अच्छी कहानी नहीं कह सकते तो या तो तारीफें खरीद लो या फिर किसी बने बनाए विवाद का फायदा उठा लो। बिल्कुल। दोनों ही एक तरह से क्रिएटिविटी का शॉर्टकट है। दोनों ही मामलों में आप अपने प्रोडक्ट यानी अपनी फिल्म की गुणवत्ता पर मेहनत करने के बजाय बाहरी तरीकों से सफलता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक और असर होता होगा बॉलीवुड की उस छवि पर। बिल्कुल। वो छवि जो दशकों में बनी थी, एक ऐसी इंडस्ट्री जो धर्म, जाति और सरहदों से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ती थी, ये बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर पर सीधा हमला है। और ये सारी समस्याएं, ये बनावटी प्रचार, ये राजनीतिक शॉर्टकट, क्या इनकी जड़ें इंडस्ट्री की अपनी बनावट में है? लेख बॉलीवुड की अंदरूनी कार्यशैली पर भी कुछ गंभीर सवाल उठाता है। हाँ, उठाता है। लेख का तर्क है कि इंडस्ट्री आज भी कुछ पारंपरिक परिवारों के ही कंट्रोल में है। अच्छा। इससे एक तरह का बंद माहौल बनता है जहां नए विचारों और व्यावसायिकता की कमी दिखती है। तो नतीजा ये होता है कि बार बार एक ही जैसी फॉर्मूला फिल्में बनती रहती हैं। बिल्कुल। जिनमें कहानी से ज्यादा बेवजह के नाच गानों पर जोर होता है, और इसमें एक बड़ा विरोधाभास भी है। वो क्या? एक तरफ बड़े सितारे शादियों और दुकानों के उद्घाटन में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, जिससे उनकी एक बड़ी और महंगी छवि बनती है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि लेख बताता है, कई फिल्में बहुत कम बजट में बनाई जाती हैं। हाँ, और उनमें स्थापित अभिनेताओं के रिश्तेदारों को कम पैसे पर काम दिया जाता है। मतलब बाहर से सब कुछ बड़ा और भव्य दिखता है, लेकिन अंदर से लागत कम करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये तो कमाल का विरोधाभास है। बिल्कुल। और इसी वजह से देश में इतना दबदबा होने के बावजूद वैश्विक फिल्म बाजार में बॉलीवुड की हिस्सेदारी ना के बराबर है। ये बहुत जरूरी बात है। में निवेश करके पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है, जबकि बॉलीवुड लेख के अनुसार अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। सही बात है। लेकिन वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या ये सफलता खरीदने वाला मॉडल हमेशा काम करता है? नहीं करता। क्योंकि अगर सिर्फ पैसे खर्च करके और ट्रेंड्स चलाकर ही फिल्में हिट हो जाती तो कोई बड़ी फिल्म कभी फ्लॉप ही नहीं होती। बिल्कुल। और लेख में अक्टूबर 2024 में रिलीज हुई फिल्म जिगरा का एक बहुत ही सटीक और शायद क्रूर उदाहरण दिया गया है। और ये उदाहरण इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। जिगरा के साथ वो सब कुछ किया गया जो इस फेक इट टिल यू मेक इट मॉडल में होता है। मतलब? जोर शोर से प्रचार हुआ, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, पैसे देकर इन्फ्लुएंसर से तारीफें करवाई गईं, सोशल मीडिया पर बनावटी ट्रेंड चलाए गए। मतलब सफलता खरीदने की हर संभव कोशिश की गई। हर संभव कोशिश। माहौल ऐसा बना दिया गया था मानो ये साल की सबसे बड़ी हिट होने वाली है। और फिर सन्नाटा। हाँ, दर्शक थिएटर तक नहीं पहुंचे। जो शुरुआती बज़ था वो इतना खोखला महसूस हुआ कि पहले दिन के बाद ही साफ हो गया कि फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल। लेख बताता है कि फिल्म अपनी लागत का 1/3 हिस्सा भी वसूल नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक फ्लॉप नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है। ये नाकामी इतनी बड़ी थी कि इसका असर बहुत गहरा हुआ। लेख के अनुसार धर्मा प्रोडक्शंस, जो इस फिल्म से जुड़ा था, उसे अपनी 50% हिस्सेदारी बेचनी पड़ गई। अब ये सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जिगरा का ये उदाहरण दिखाता है कि सफलता खरीदने की बढ़ती कीमत अब इंडस्ट्री के लिए असहनीय होती जा रही है। सही। आप एक सीमा तक ही दर्शकों को बेवकूफ बना सकते हैं। आखिर में अगर फिल्म में दम नहीं है तो दुनिया का कोई भी प्रचार उसे बचा नहीं सकता। दर्शक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए लेख के मुताबिक बॉलीवुड अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। बनावटी प्रचार पर निर्भरता ने इसकी असलियत को खत्म कर दिया है। लेख में वो जो बेहतरीन तुलना की गई है वो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? कि बॉलीवुड एक ऐसे लग्जरी रेस्टोरेंट की तरह हो गया है
जो अपना सारा बजट बाहर खड़े होकर खाने की तारीफ करने वालों पर खर्च कर देता है। जबकि किचन में पहले से पैक किया हुआ बासी खाना परोसा जा रहा है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। शुरुआत में दरवाजे पर खड़ी भीड़ और शोर शराबे को देखकर लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन जब उन्हें बार बार खराब खाना मिलेगा तो वे आना बंद कर देंगे, और फिर उस रेस्टोरेंट की साख वापस नहीं आ सकती। सुझाता है। वो क्या है? फिल्म बनाने वालों को इस बनावटी प्रचार पर निर्भर रहने के बजाय अपनी बुनियाद पर वापस लौटना होगा। मतलब असली रचनात्मकता और अच्छी कहानी कहने पर ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी फिल्में बनानी होंगी जिन पर उन्हें खुद विश्वास हो, ना कि ऐसी फिल्में जिन्हें बेचने के लिए उन्हें आलोचकों और इन्फ्लुएंसर्स की एक फौज खरीदनी पड़े। तो मूल बात वही है, अच्छी कहानी कहो, अच्छी फिल्म बनाओ और दर्शक उसे अपने आप सराहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है, और लेख इसी सोच के साथ हमें छोड़ देता है। क्या? कि अगर दर्शकों को इतने लंबे समय से बनावटी प्रचार, ऊंचे डेसिबल वाले संगीत और विभाजनकारी कंटेंट की आदत डाल दी गई है। तो क्या वे अब वास्तव में रचनात्मक, शांत और गहरी फिल्मों को स्वीकार करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर एक सफल फिल्म की परिभाषा सिर्फ बनाने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि देखने वालों के लिए भी हमेशा के लिए बदल चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब शोर ही संगीत बन गया है?